अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिजवी। बैक टू बैक 3 मुद्दों पे आज मैं आपसे बात करने आई हूँ। एक वही मुद्दा जिस तरह आपने देखा ब्रह्मपुरी में किस तरह 3 मुस्लिम नौजवानों को बजरंग दल के कुछ गुंडों ने, जिनकी तादाद 80 बताई जाती है, उन लोगों को उस वक्त एक तरह से मॉब लिंचिंग करने के लिए पकड़ लिया जब वो गाजीपुर मंडी से गोश्त लेकर आ रहे थे और उन लोगों ने उनको जमकर मारा, जान से मारने की कोशिश करी गई, उनके पैसे लूट लिए, मोबाइल छीन लिया और वो जो गोश्त लेकर आ रहे थे सप्लाई देने के लिए वो भी उनसे छीन लिया। उसके बाद पुलिस आ जाती है और पुलिस जो है उल्टा उन्हीं लोगों के साथ खड़ी नजर आती है, बजरंग दल के साथ खड़ी नजर आती है। और ये फैमिली जो पढ़ी लिखी फैमिली नहीं थी और इस फैमिली को लगातार कहा जाता है कि हम आपके साथ हैं, आप बच गए, जबकि वीडियो थी, सब चीजें नजर आ रही थी। और इनको एक एफआईआर पकड़ाई जाती है, एक एफआईआर का नंबर पकड़ाया जाता है 183 एफआईआर की हमने आपके लिए एफआईआर करी। और कल जब हम अपने वकील अपनी टीम के साथ लेकर उनके घर पहुंचते हैं, ब्रह्मपुरी पहुंचते हैं और 183 एफआईआर को जब हमने एक तरह से कहिए प्रिंट आउट निकाला तो वो जस्ट उल्टी थी। वो एफआईआर पुलिस वालों ने प्रीत विहार थाने से उल्टा वो एफआईआर जो थी इन्हीं 3 लोगों के खिलाफ करा गई थी जो लोग पिटे थे। आपने वो वीडियो देखी किस तरह फारूक को मारा जा रहा है, फहीम को मारा जा रहा है, फैजान को मारा जा रहा है, लेकिन फैजान और फहीम की कोई वीडियो इन लोगों ने नहीं बनाई क्योंकि फारूक को सबसे ज्यादा मारा था और अपनी गाड़ी में बिठा के मारा था और बहुत गंदी गंदी गालियां दी गई थी और कहा था हम हीरड़े जो हैं, जो ये जो जितने भी बजरंग दल वाले हीरड़े हैं, ये कह रहे थे कि हम क्योंकि हीरड़े हैं, नपुंसक हैं और हमारी जो लुगाइयां, हमारी जो बीवियां हैं वो बांझ हैं, इसलिए हमें बाप बनने का बहुत शौक है और हम कहो तुम हमारे बेटे हो, हम तुम्हारे बाप हैं, और इस्लाम को गालियां दे रहे थे। बहुत बुरी तरह उनको मारा गया और उसके बाद कोई राहगीर जा रहा था, उसने पुलिस को फोन करा, उन्हीं पुलिस स्टेशन के बकौल के हमें कॉल आई थी और वो थाने जाते हैं। लेकिन कमाल की बात है कि पुलिस वाले उन लोगों की, उन 3 मुसलमान लड़कों की कोई एमएलसी नहीं कराते, उल्टा पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि वो पर्ची निकालो जो पर्ची तुम गाजीपुर मंडी से लेकर आ रहे थे। आपको मालूम है गाजीपुर स्लेटर हाउस एक लीगल स्लेटर हाउस है और वहां पर एक मतलब कानूनी तौर पर वहां पर कुर्बानी करी जाती है, गोश्त काटा जाता है और वो गोश्त कटा हुआ जो है फिर वहां से छोटे छोटे रिटेलर लेकर आते हैं। तो सवाल यही था अगर गाजीपुर मंडी इलीगल थी तो सरकार की नाक के नीचे कैसे चल रही थी, और अगर लीगल थी तो पुलिस वालों ने क्यों नहीं उन 3 मुसलमान लड़कों के साथ खड़े होकर उनके लिए एफआईआर करी और बजरंग दल वालों पर एफआईआर करी। पुलिस वालों ने उनसे 5 पर्चियां छीन ली और 5 पर्ची छीनने के बाद कहा जाओ तुम अब घर जाओ, ये तुम्हारी जमानत। यानी पुलिस वालों ने उन 3 लड़कों की, फारूक की, फहीम की, फैजान की कोई एमएलसी नहीं कराई, कोई उनका मेडिकल चेकअप नहीं कराया, उनको घर छोड़ दिया। और फारूक जिसको बहुत बुरी तरह मारा गया था और वीडियो भी बहुत वायरल हुई, मेरे इंस्टाग्राम पर भी 55,000 के करीब वो चल रही है वीडियो। अब जब हमने कल लाइव करा, हमने लगातार बैक टू बैक इस मुद्दे को उठाया। सबसे पहले वाली कॉल मेरे पास एक तैयबाजी हैं जिन्होंने मुझे कॉल करी, मेरी दोस्त हैं और मेरी दोस्त रूबा अंसारी जो जर्नलिस्ट हैं और मेरी एक फ्रेंड जो मेवात की हैं और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, अंजुम। हम तीनों एक साथ थे जब हमें वाली कॉल आई और हम लग गए इस पे और हमने इस मुद्दे को बड़ा सीरियस लिया और इस मुद्दे को हल करने की और इसका एक सिरा तलाश करने की कोशिश करी। और इस काम के लिए हमने फरहान या हिंदुस्तान लाइव को कहा कि प्लीज आप हमारा साथ दीजिए, अगर आप लाइव करेंगे तो हमें मालूम है कि ये लाइव दूर दूर तक पहुंचेगा और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंसाफ इस पीड़ित परिवार को मिल सकता है। और फरहान भाई ने हमें इज्जत देते हुए, हमें मान देते हुए कल वहां से एक लाइव करा और उस लाइव को करने के बाद कमाल की बात देखिए, जिस रॉकी टीम थी, ये जितने भी 80 बजरंग दल के गुंडे थे, ये भगवा गुंडे थे जो धार्मिक नारे लगा रहे थे, वो रॉकी टीम के थे और रॉकी टीम उनकी वीडियो पर लिखा हुआ था जो इंस्टाग्राम पर अपलोड करी गई। तो फरहान भाई के पास रॉकी का भी कॉल आया, रॉकी ने अपने अकाउंट पर हमारे पूरे लाइव को, कल वाले फरहान या हिंदुस्तान लाइव के पूरे लाइव को करके अपने अकाउंट पर भी लगाया और हमारे लाइव को लिखा झूठ और अपने लाइव अपनी गाड़ियां तोड़फोड़ करते हुए दिखाई कि टूटी हुई हैं, उसको लिखा सच। और हमारी उस लाइव का इतना असर हुआ, फरहान भाई के सपोर्ट का इतना असर हुआ कि आज थाने से आईओ का फोन लगातार उस फैमिली के पास आ रहा है, लेकिन वो अभी भी कह रहे हैं कि देखो हम तो तुम्हारी एफआईआर जो थी हम तो तुम्हारी कर रहे थे, लेकिन गलती से दूसरी एफआईआर चली गई। सवाल फिर एक और उठता है कि गलती से दूसरी एफआईआर जो गई, जो एफआईआर 183 थी, वो बजरंग दल की तरफ से करी गई थी और इन लोगों के खिलाफ करी गई थी, क्योंकि पुलिस वालों को वो वीडियो नजर नहीं आई।
प्रीत विहार थाने में सिर्फ उनको मुसलमान नजर आया, उनको नजर आया कि मुसलमान है। मतलब हर जगह आप मुसलमान एंगल ढूंढ लेते हैं। और आपने बजरंग दल अपने आकाओं की प्रेशर के तौर पे जो वर्दी तो आपने हमारी हिफाजत के लिए पहनी, दिल्ली पुलिस जो बड़ी स्मार्ट पुलिस मानी जाती है, बड़ी एक्टिव पुलिस मानी जाती है, उसने हमारी हिफाजत के लिए जो वर्दी पहनी, उसने उस वर्दी की बिल्कुल लाज नहीं रखी और उसने उन्हीं गुंडों का साथ दिया जो वीडियो खुद ऐसे दर्शा रही है कि कितनी बर्बरता से आप ही देखिए कि उसको मारा जा रहा है, कितनी गालियां दी जा रही हैं और उसको बाकायदा बजरंग दल दिल्ली की पेज पर और बहुत सारे इंस्टाग्राम आईडी पर पोस्ट करा गया। अब लगातार जो आयुष साहब हैं वो परेशान कर रहे हैं कि आ जाओ फारूक को लेकर आओ, ना मालूम फारूक के साथ क्या करेंगे। और दो बंदे जो एक फहीम है और एक फैजान है, उनको पुलिस वालों ने इतना डरा दिया है कि ना तो वो लाइव में आए, ना वो थाने जाने को तैयार है, ना वो कुछ बोलने को तैयार है, ना वो मीडिया के सामने आने को तैयार है। वो पुलिस से पूरे डर चुके क्योंकि ये लोग बहुत गरीब परिवार से हैं। तो ये मुद्दा था जो हमने उठाया था। हमें नहीं मालूम कि रिजल्ट क्या रहेगा, हमें नहीं मालूम कि यहाँ पर इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जीत एक बार फिर पावर की होगी, गुंडागर्दी की होगी, या ये गरीब लोग जीतेंगे। और दूसरा मुद्दा आज आपने देखा, वो भी मैंने हिंदुस्तान लाइव फरहान याया पर देखा, और वो मुद्दा था गुरु तेग बहादुर, दिल्ली का एक बड़ा अस्पताल गुरु तेग बहादुर जो जमुना पार्क के इलाके में लगता है। वहां पर एक हैवानियत का एक ऐसा केस आया जहां पर 2 महीने से एक बंदा जिसका नाम रियाज है, पेट में पस पड़ने की वजह से वो हॉस्पिटलाइज है। उसकी पूरी फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, और डॉक्टर जिस वक्त ड्रेसिंग कर रहे थे उसी वक्त कुछ गुंडे आते हैं और तमंचे से लेके उस रियाज के इतने गोलियां मारते हैं कि रियाज एक तो खुद बिस्तरे मर्ग पे था, उसके तमाम बॉडी में पूरी पेट में पस पड़ गई थी और वो वहां पर मारकर चले जाते। यानी कि अस्पताल में भी मुसलमान सेफ नहीं है, मुसलमान रास्ते में भी सेफ नहीं है, और मुसलमान मतलब एक अस्पताल में आप देखिए कि चेकिंग होती, किस तरह वो गुंडे बंदूक लेकर आए। और कमाल की बात है कि बाद में पता चला कि वो गुंडे रियाज को मारने नहीं आए थे, वो किसी वसीम को मारने आए थे जिसके 5 गोलियां लगी हुई और वो भी 3 महीने से गुरु तेग बहादुर में इलाज करवा रहा है। तो यही है कि दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे किस तरह जो गुंडे हैं एक्टिव हैं, ना अस्पताल सेफ है। आप देखिए कोर्ट में किस तरह मारा जाता है, या वकीलों को मार दिया जाता है, या पेशेवर मुजरिम जो होते हैं उनको कोर्ट में ही टपका दिया जाता है। ना कोर्ट सेफ है, ना अस्पताल सेफ है, ना सड़क सेफ है। तो दिल्ली पुलिस जो स्मार्ट पुलिस है, आपका काम क्या है? आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम है, लेकिन आप इसमें बुरी तरह धराशायी साबित हुए, बुरी तरह नाकाम हुए। और आपको मैंने एक मुद्दा और बताया था कि किस तरह अभी बकरीद के बाद संगम विहार में 2 SHO के सामने एक बीजेपी का मंदिर अध्यक्ष 2 लाख मुसलमानों को काटने की बात कर रहा है और कह रहा है कि 48 घंटे का वक्त दे रहा हूं मैं, 2 लाख मुसलमानों को काट डालूंगा और हथियार बांटूंगा, फिर मत कहना हमने कुछ नहीं कहा। वहां भी दो थानों के SHO बैठे हुए हैं, लेकिन उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला कि उनके सामने किस तरह बीजेपी का मंदिर अध्यक्ष मुसलमानों को राजधानी दिल्ली में मारने काटने की और हथियार बांटने की बात कर रहा है। तो आप बताइए कि देश किस तरफ जा रहा है? क्या यहाँ संविधान चलता है? और अगर संविधान चलता भी है तो क्या ये संविधान मुसलमानों के लिए? मुसलमान तो हर जगह पिट रहा है। तीसरा मुद्दा अभी जो बिल्कुल रिसेंटली निकल कर आया है, और इसको भी कहिए कि ये मुद्दा भी हमने अभी फरहान याया हिंदुस्तान लाइव पर ही देखा, जहां पर कबीर नगर जो जमुना पार में है, कबीर नगर है, जहां पर वकील जो वकालत कर चुके हैं और इंटर्नशिप चल रही है उनकी, वो सारे के सारे जो 9:30 बजे हैं, 2-4 लड़के हैं जो वकालत कर रहे हैं, और जब वो कोर्ट से घर आते हैं, करकटडुमा मोड़ में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, सॉरी। तो जब वो अपने घर कबीर नगर आते हैं तो कबीर नगर में बाहर 9:30 बजे रात में वो जूस वगैरह पीने जाते हैं, अपने घर के बाहर खड़े होते हैं। तभी 2 नशेड़ी पुलिस वाले, जो एक वर्दी में था और एक सिविल वर्दी में था, वो आता है और उन लोगों को बोलता है कि ओ कटवो, ओ मुल्लो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसमें से एक वकील जो होता है वो कहता है मेरा नाम रजी है और मैं यहीं रहता हूँ, बस जूस पीने आया था। तो पुलिस वाला कहता है अच्छा कटवो, तुम्हें मैं भी बताता हूँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने बड़ी गंद मचा रही, तुम्हें साफ कर दूंगा, तुम्हें मिटा दूंगा। और इस तरह करके वो अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालने की धमकी देता है, लेकिन निकालता नहीं, लेकिन लड़खड़ाता है। और उसके बाद वहां पर एक पानी का पाइप पड़ा होता है। उसके बाद वो इस कदर बर्बरता से एडवोकेट रजी को मारता है और उनके जो दोस्त हैं उनको भी मारने की कोशिश करता है, और गुंडों की तरह उनको घसीटता है और कहता है कि तुम्हें ऐसे ऐसे मुकदमों में फंसा दूंगा कि तुमसे निकलना मुश्किल हो जाएगा। वहां मेरी दिल्ली पुलिस तुम कर क्या रही हो?
कभी बजरंग दल के साथ खड़ी हो। हॉस्पिटल में गुंडे मार के मरीज को चले जाते हैं, वो मरीज जो ऑलरेडी खुद मर रहा है, बिस्तरे मर्ग पर पड़ा हुआ है, जिसके पेट में मवाद पड़ गई है, जिसको डॉक्टर खुद ऑपरेट कर रहे हैं, रोजाना उसके पेट से किलो के हिसाब से मवाद निकाली जाती है और पुलिस की नाक के नीचे हॉस्पिटल में वो गुंडे जाते हैं और उस मरीज को ठोक कर आ जाते हैं और दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करती। तीसरा ये वकीलों वाला मामला है, जहां पर हैवानियत से मारा गया, पूरे हाथ की खाल उधेड़ दी एडवोकेट रजी की, पूरे कमर पे इतनी बुतरा मार रखा है, लेकिन कोई भी एक्शन कहीं पर नहीं हुआ। और इस बार जो पंगा लिया है दिल्ली पुलिस ने, वो बहुत गलत जगह लिया है, डायरेक्ट वकीलों से पंगा लिया है। और वकीलों में एक बात बहुत कॉमन है कि अगर बात वकालत पर आती है, वकीलों पर आती है, तो वकील जो है काले कोट और सफेद शर्ट जो है वो एकजुट हो जाते हैं और फिर ये जो नाक में इनके एक तरह से नकेल डालते हैं तो वो देखने लायक होगी। और इस बार मैं भी देखूंगी कि किस तरह दिल्ली पुलिस की नाक में नकील ये वकील डालते हैं और किस लिहाज से ये काम करते हैं, क्योंकि जिस तरह से एक वकील को मारा गया और उसको एक धार्मिक तौर पर उसको टारगेट करा गया, मुल्ला और कटवा बोला गया और उसको बहुत बर्बरता से उसी के घर के बाहर मारा गया और उसको ये धमकी दी गई कि तुझे ठोक देंगे, तुझे मार देंगे और तू मुल्ला है, तू कटवा है, तू पाकिस्तान जा, तो तू यहां जा। तो इस तरह के जो वाकयात है वो समझ से परे हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं हिंदुस्तान लाइव फरहान याया की, कि अगर हिंदुस्तान लाइव फरहान याया दिल्ली में ना होते तो शायद ये मुसलमानों पे हो रहे जुल्म शायद हमें पता भी ना चल पाते कि कहां किस मुसलमान को मारा गया, कहां किस मुसलमान को उठा लिया गया, कहां किस मुसलमान को कत्ल कर दिया गया। सिर्फ एक दिल्ली का एक ऐसा चैनल है जो हर वक्त एक तरह से कहिए कि भटकता फिरता है और कौम के लिए खड़ा रहता है और हर केस को दिखाता है कि यहाँ कत्ल हो गया, यहाँ आग लग गई, या चाकू मार दिया यहाँ, और 24 घंटे 24x7 जिस तरह हिंदुस्तान लाइव फरहान याया कौम के लिए काम कर रहा है, तो वाकई ये बहुत जबरदस्त काम है। और हमें पता चलता है कि हम लोगों के ऊपर किस कदर जुल्म हो रहा है, हमारी कौम को किस तरह एक इस्लामिक फोबिया का जो कीड़ा है वो हमारे लिए काम कर रहा है, किस तरह बजरंग दल वाले काम कर रहे हैं, किस तरह दिल्ली पुलिस हमारे अगेंस्ट काम करे, किस तरह मुस्लिम तबकों को टारगेट करा जा रहा है, वकीलों को तो डॉक्टरों को किस तरह टारगेट करा जा रहा है। ये तमाम चीजें हमें हिंदुस्तान लाइव फरहान याया से पता चलती हैं। फरहान याया बहुत ग्रेट आदमी है और वाकई मुझे तो लगता है कि वो वाकई एक रियल हीरो हैं, जो एक ऐसे ऐसे मुद्दों पे हाथ रखते हैं कि जहां पर आप मतलब बताना, जिन लोगों से गली वाले बात नहीं करते, जब उनके साथ कोई हादसा होता है तो हिंदुस्तान लाइव फरहान याया बताते हैं और उनकी रिपोर्ट का ये असर होता है कि सारे महकमों में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि एक जेन्युइन तरीके से वो काम करते हैं और लाइव दिखाते हैं और ना आंधी देखते ना तूफान देखते, कोई भी मौसम हो फरहान याया को पसीना नहीं आता, वो लगातार अपनी स्टोरियां करते हैं। और बैक टू बैक कल से जो उन्होंने 3 स्टोरी करी, रात वो हमारे साथ ब्रह्मपुरी में ये मॉब लिंचिंग की जो कोशिश थी बजरंग दल वालों की, वहां पर थे। उसके बाद हमने देखा कि दोपहर वो फिर वो अस्पताल में थे गुरु तेग बहादुर में, जहां मुसलमान एक मरीज को गोलियों से अस्पताल में भून दिया गया। और तीसरा लाइव वो अभी कबीर नगर में थे, जहां एक वकील को, एक एडवोकेट को किस तरह दिल्ली पुलिस ने टॉर्चर करा। तो ये वाकई ऐसे हैं कि वाकई वो दहशत पैदा कर देते हैं और सिस्टम को हिला देते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि हमें समझ में नहीं आ रही कि हम क्या करें, हम कहां जाए, किस तरह हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, किस तरह हमें टारगेट करा जा रहा है, किस तरह हमारी कम्युनिटी को टारगेट करा जा रहा है। मुसलमान पढ़ा लिखा है तो उस तरह टारगेट होता है कि उसको किसी भी फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाता है। और मुसलमान गरीब होता है तो उसको मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है या उसको इस तरह तोड़ दिया जाता है कि वो दोबारा फिर शायद जिंदा रहने के लायक नहीं रहता। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये हो क्या रहा है और हम क्या करेंगे या किस तरह हमारी जिंदगियां जा रही हैं। और मुझे पता है कि मेरी जिंदगी भी एक नेज़े के ऊपर है, क्योंकि मैं जिस तरह खुला बोलती हूँ, जिस तरह इन लोगों को ललकारती हूँ, तो मुझे खुद नहीं मालूम कि ये लोग मुझे कब मार दें, मैं कब मार दी जाऊं। लेकिन ये वादा है आप लोगों से कि जब तक मैं जिंदा हूं इसी तरह कौम के लिए काम भी करूंगी और हक की आवाज को भी दिखाऊंगी और सच के साथ खड़ी रहूंगी। और मजलूमों को और जितने भी परेशान लोग हैं, चाहे वो दलित हैं, चाहे वो आदिवासी हैं, किसी भी कम्युनिटी से बिना आधार कार्ड देखे जिस तरह मैं लोगों के लिए काम करती हूँ, इंशाल्लाह सारी जिंदगी जब तक मेरे अंदर जान है मैं इसी तरह काम करूंगी, इसी तरह आवाज उठाती रहूंगी। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि खुदारा इस तरह के जब हादसे होते हैं तो खुदारा उन लोगों को उन हादसों को हाईलाइट करिए, बताइए कि आपके समाज के साथ क्या हो रहा है और यूनाइट हो जाइए। अपनी छोटी छोटी तंजीमें बनाइए, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाइए जहां पर आप अपनी
उन कम्युनिटी को जो हमारे भाई बहन पढ़ नहीं पाते। जैसे मेरा परसों वाला केस है, जो ये मॉब लिंचिंग करने की कोशिश करी है बजरंग दल के गुंडों ने, 80 गुंडों ने। तो ये तीनों लड़के जो है पढ़े लिखे नहीं है। इनको जो FIR बताई थी आयु ने, 183 FIR बताई थी कि हमने करी है तुम्हारे लिए, वो FIR उनके विरोध करी गई थी। वो बजरंग दल वालों के तरफ से इन लोगों के ऊपर करी गई थी कि ये लोग जानवर का कत्ल कर रहे थे, मतलब इस तरह की FIR करी गई थी। तो पढ़ाई लिखाई पर भी फोकस करिए कि खुदारा अपने बच्चे को आधी रोटी खिलाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, इतना तो पढ़ाइए कि आपके खिलाफ अगर कोई भी कुछ भी लिख रहा है, पढ़ रहा है, तो आपको पता तो कि आपके खिलाफ हो क्या रहा है। आवाज उठाना सीखिए, जुल्म के खिलाफ बोलना सीखिए। अपने आप को बताइए कि आप चरिंदे परिंदे हैवान नहीं है, आप जानवर नहीं है, आप इंसान है और आप भारत के वासी हैं। और भारत के होने के लिहाज से आप पे भी संविधान उतना ही लागू होता है। दिल्ली पुलिस पे हमारा भी उतना ही कॉपीराइट है जितना और लोगों का, क्योंकि दिल्ली पुलिस हमारे लिए, आम जनता के लिए, आम जनता की हिफाजत के लिए खड़ी होती है। और वो वादा करती है, जब वो वर्दी पहनती है, कि वो तमाम लोगों को जो दबे कुचले हैं, जिन पर जुल्म हो रहा है, उनके साथ खड़ी होगी। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता है। हर जगह ये सुनने में मिल रहा है कि मुसलमान जिस भी थाने में जा रहा है वहां मुसलमानों के खिलाफ ही केस तैयार करे जा रहे हैं। और एक तरह का लेनदारी देनदारी जिस तरह थानों में बढ़ती चली गई है कि मजलूम को और ज्यादा मारा पीटा जाता है, और अमीर लोग जो क्राइम करते हैं, क्रिमिनल होते हैं, उनसे पैसे को लेकर केस दबा दिया जाता है। तो इन चीजों पे भी आपको सोचना चाहिए और अपने छोटे छोटे संगठन बनाकर काम करना चाहिए। छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बनाए, कोई परेशान है उसकी मदद करें, ख्वाह वो किसी भी कम्युनिटी का हो। तो जब आप इंसान बनेंगे तो तभी शायद अल्लाह ताला भी आपसे राजी होगा। अल्लाह ताला खुद कहता है कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, मैं तुम्हारे पे रहम करूंगा। यानी तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे पर खुद रहम करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप एक पहचान बनाएं, आप अपनी पहचान के साथ जिंदा रहें, तो खुदारा जिंदा कौम बनिए। क्योंकि जो कौम अपने लिए आवाज नहीं उठाती, जो कौम अपने लिए खड़ी नहीं होती, जो कौम अपने साथ अपनों को लेकर नहीं चलती, खुदा की कसम वो कौम लाशें ढोती है। और आज शायद हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ यही हो रहा है कि हम लगातार लाशें ढो रहे हैं। कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर ढो रहे हैं, कभी किसी के नाम पर ढो रहे हैं, कभी किसी के नाम पर, दंगों के नाम पर ढो रहे हैं, और हर दफा मुसलमान मारा जा रहा है। खुदारा एक हो जाइए। और बस यही कहूंगी कि न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अल्लाह हाफिज।